हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बर्नौलीज थ्योरम ये लास्ट टॉपिक किया था। आज की क्लास में हम बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशंस of Bernoulli's theorem। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहली एप्लीकेशन है लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। जैसे कि एयरक्राफ्ट है, मान ली एरोप्लेन है। एरोप्लेन पहले रनवे पर दौड़ता है, फिर वो उड़ता है। तो वो कैसे उड़ता है, उसके पीछे फिजिक्स क्या है, ये हम बात करेंगे। ठीक है। तो एरोप्लेन के जो विंग्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये ऊपर का जो पार्ट है वो ज़्यादा कर्व्ड होता है, नीचे का ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे upper surface of wings is more curved than the lower surface. Upper surface of wings is more curved than lower surface. Okay? तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ओरिएंटेशन है विंग्स की विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ एयर वो इस तरह से है ये कि V2 विल बी ग्रेटर देन V1। यहाँ एयर आ रहा है इधर से स्पीड U के साथ, तो वो ऊपर इस तरह से जाएगा और नीचे ऐसे जाएगा। मान लीजिए ऊपर वेलोसिटी V2 होगी, नीचे V1 होगी। तो ये जो शेप है इसकी वजह से ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होगी और नीचे वेलोसिटी कम होगी। ओरिएंटेशन ऑफ विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट, ओरिएंटेशन ऑफ विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट इज विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ एयर is such that V2 is greater than V1। V2 क्या है, velocity of flow of air above the wing and V1 below the wing। मान लीजिए above the wing प्रेशर P2 होगा और विंग के नीचे below the wing प्रेशर P1 होगा। ये velocity V ज़्यादा क्यों होगी, उसका एक रफ एस्टिमेट आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। V होता है U + AT। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना है, ये एक रफ तरीके से समझाने का तरीका वो है। यहां से U दोनों ऊपर और नीचे के लिए सेम आएगा। अब ऊपर ये ज़्यादा कर्व्ड है पार्ट, तो इधर ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए एयर को टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम अगर ज़्यादा होगा तो V ज़्यादा होगा, क्योंकि U दोनों के लिए ऊपर और नीचे सेम है। तो ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की पड़ेगी एयर को, तो इसलिए ऊपर टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो वेलोसिटी ऊपर ज़्यादा होगी। तो ये भी एक रफ सा तरीका है इस कॉन्सेप्ट को समझने का। ठीक, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, और हमने मान लिया विंग के ऊपर प्रेशर P2 है और नीचे प्रेशर P1 है। और जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, जहां से भी आप मेजर करोगे वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो उसको हम ऑलमोस्ट इक्वल ले लेते हैं। तो बाय बर्नौलीज थ्योरम, अगर मैं ऊपर के लिए लिखूं तो P2 + 1/ρ + 1/2 V2² + GH। ये हाइट मान लीजिए जहां से भी आप मेजर करोगे वो H होगी।
तो विल बी इक्वल टू जो नीचे होगी बर्नौलीज इक्वेशन मीन्स टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, दैट विल बी P1 बाय रो प्लस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH। क्योंकि विंग की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप H अलग अलग लो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका P2 बाय रो माइनस P1 बाय रो इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय 2 माइनस V2 स्क्वायर बाय 2। ओके, तो ये यहाँ से P2 माइनस P1 बाय डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू 1/2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और यहाँ से आपका P2 माइनस P1 आ गया, ये रो इधर चला जाएगा तो रो बाय 2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब लेकिन क्योंकि जो V1 है वो लेस देन V2 है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ओके, बिकॉज V1 इज लेस देन V2, तो ये लेस देन 0, तो P2 माइनस P1 इज लेस देन 0 और P2 इज लेस देन P1, यानी विंग्स के ऊपर प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी हो वो किस तरफ जाएगी, हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और इसी वजह से एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ओके, सो प्रेशर above the wings is less than pressure below the wings, less than pressure below the wings. So aircraft fly away upwards, तो इस वजह से एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ये थी पहली एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम की। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्पिनिंग ऑफ ए बॉल। सेकेंड, स्पिनिंग ऑफ ए बॉल, मैग्नस इफेक्ट। देखिए, मान लीजिए ये एक बॉल है और वो इस तरह से स्पिन कर रही है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और वो इस तरफ जा रही है। तो क्या होगा, जो एयर होगा वो इस तरफ जाएगी, एयर इस तरफ जाएगी, और इधर ये डायरेक्शन होगी एयर की, और ये क्या है, बॉल है। तो अगर हम देखें इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर सेम है, और इधर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर इधर है और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल इधर है। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बॉल क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इधर अपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो ये एयर की है और ये बॉल की रोटेशन की। अपोजिट डायरेक्शन से तो इधर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बॉल कम होगी, तो एक तरफ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एक तरफ कम होगी। इधर मान लीजिए वेलोसिटी V2 है, इधर V1 है, तो क्या होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बॉल हम यहाँ लिखेंगे, व्हेन ए बॉल is spinning, relative velocity of flow of air with respect to WRT, मतलब with respect to ball
is larger on one side and smaller on other side, smaller on other side। तो हमने देखिए यहां भी अगर V2 ग्रेटर देन V1 था तो P2 लेस देन P1 था। जिस तरफ वेलोसिटी ज्यादा है उधर प्रेशर कम है, तो इधर हम प्रेशर P2 मान लेते हैं, इधर प्रेशर P1, तो P2 क्या आएगा आपका लेस देन P1। यहां देखिए अगर V2 ज्यादा है V1 से तो P2 लेस देन है P1 से, तो इस तरफ प्रेशर कम होगा, इस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉल टर्न होगी जिस तरफ प्रेशर कम है, और इसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। ओके, सो प्रेशर on one side of ball will be larger than other side, larger than other side, so ball will turn towards the side of lower pressure, and इसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। तो स्टूडेंट ये था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अब हम थर्ड एप्लीकेशन करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर। तो मुझे इसके लिए पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इरेज कर देता हूं इसको पहले। So number 3 is वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, यानी एक गोज होता है ये, जिसको एक पाइप से अटैच करते हैं एट 2 डिफरेंट पॉइंट टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन द पाइप। It is a gauze attached to a pipe, to calculate speed of flow of liquid, इन द पाइप। पाइप में लिक्विड के फ्लो की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक, मैं ये क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा बना देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे। ओके, और एक कट यहाँ पर होगा, इसमें एक कट यहाँ पर होगा, जिन 2 पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है वहाँ पर। ठीक है, मैं एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लूँगा और एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लूँगा। तो जो मेरे पास वेंचुरीमीटर ट्यूब है वो इस तरह से कनेक्ट होगी, ऐसे। ये वेंचुरीमीटर ट्यूब है यहाँ से यहाँ तक। ये जो है ये क्या है, वेंचुरीमीटर ट्यूब है, और इसमें
मरकरी होता है। ओके, लेट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे ये क्रॉस सेक्शन है, लेट ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। यहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड V1 है और प्रेशर P1 है। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है मान लो, स्पीड V2 है और प्रेशर P2 है। हम मान लीजिए इस लेवल से हाइट मेज़र करेंगे। तो अगर हम इस लेवल से हाइट मेज़र करेंगे तो मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि सेंटर से पास कर रही है, ट्यूब के सेंटर से। ओके, तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट इसको H1 लिख देता हूँ मैं और इसको H2 लिख देता हूँ यहाँ पर। और आपका जो H1 है दैट विल बी इक्वल टू H2। इसके लिए यानी ये H2, इसके लिए H1 और दोनों आपके इक्वल हैं, यानी H1 इक्वल टू H2, उसको हम H मान लेते हैं। स्टूडेंट्स, H नहीं बल्कि हम H प्राइम लिखते हैं क्योंकि हम H कहीं और यूज करने वाले हैं इस डेरिवेशन में। तो देखिए यहाँ पर अगर प्रेशर ज़्यादा है यहाँ कम है, या फिर यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो दोनों साइड इस वेंचुरीमीटर ट्यूब में जो लेवल ऑफ मरकरी होगा वो अलग अलग होगा, इक्वल नहीं होगा। तो मान लीजिए इस साइड मरकरी का लेवल सिर्फ यहाँ तक है और इसमें यहाँ तक है। ओके, तो ये जो यहाँ से लेकर और इसके लेवल तक, यहाँ तक, ये जो हाइट का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ, इसमें ये हाईएस्ट लेवल, ये इसका हाईएस्ट लेवल, तो ये जो डिफरेंस है वो मान लीजिए H है। और इस ट्यूब में क्या है? मरकरी, Hg मरकरी का सिंबल होता है। और हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो इस ट्यूब में फ्लो कर रहा है उसकी रो ले लेते हैं और मरकरी की डेंसिटी रो प्राइम, मरकरी की डेंसिटी रो प्राइम ले लेते हैं। ओके, तो अब हम इन दोनों क्रॉस सेक्शन, एक जो पॉइंट ए पर है और एक जो पॉइंट बी पर है, इनके लिए इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन लिखते हैं। बाय बर्नौलीज थ्योरम, P1 बाय रो, डेंसिटी किसकी आती है? लिक्विड की। तो ये जो लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, तो P1 बाय रो प्लस GH1, H1 की वैल्यू H है, H प्राइम है, सॉरी, H1 की वैल्यू H प्राइम है, तो GH प्राइम प्लस 1/2 V1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी V1 है, इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस GH2, H2 की वैल्यू भी H प्राइम है, प्लस 1/2 V2 स्क्वायर। GH प्राइम दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका P1 बाय रो माइनस P2 बाय रो इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस का हो गया। तो यहाँ से मैंने इधर रो एलसीएम ले लिया तो ये बच जाएगा P1 माइनस P2, और इधर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ से P1 माइनस P2 इज 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ओके, तो ये इक्वेशन तो बर्नौलीज थ्योरम की बहुत जगह यूज होती है। अब इसके बाद मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, लेट ये इक्वेशन 2 है। तो यहां से पहले हम V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V2 क्या आएगा? A1 V1 बाय A2, ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन, इसको इक्वेशन 3 रख देते हैं। तो हम यहां लिखेंगे पुट 3 in 1,
इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा स्पेस इसलिए छोड़ा, V1 की इक्वेशन भी लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो V2 स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर रख दिया और माइनस V1 स्क्वायर। तो इधर V1 स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले मैंने आपको कहा था यहां मैं कुछ लिखने वाला हूं। तो इसी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से अगर V1 निकालूं मैं, क्या आएगा? A2 बाई A1 इंटू V2। मैं इसको इक्वेशन 4 लिख रहा हूं, बाद में यूज करेंगे इसको 4 को, अभी नहीं। तो ये आ गया, ये 2 इधर ले आओ, 2 P1 माइनस P2 और ये रो भी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू V1 स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। तो 2 P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो इक्वल टू V1 स्क्वायर इंटू एलसीएम आ गया A2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो यहां से आपका V1 स्क्वायर आ गया 2 P1 माइनस P2 A2 स्क्वायर डिवाइड बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आपका V1 स्क्वायर आ गया। तो यहां से V1 क्या आ जाएगा? इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो मैं डायग्राम को इरेज कर देता हूं। मेरी तरफ से डायग्राम कंप्लीट है। बस मैं इरेज करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसमें कि ये यहां जो P1 माइनस P2 है, P1 माइनस P2, ये क्या है? प्रेशर डिफरेंस है ऑन दीज टू साइड। यहां P1 प्रेशर है, यहां इसकी वजह से P2 प्रेशर है। तो ये P1 माइनस P2 क्या होना चाहिए? प्रेशर होता है H रो जी। तो यहां हाइट H, डेंसिटी रो प्राइम इंटू G। रो प्राइम क्या है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है यहां पर। तो P1 माइनस P2 आपका होगा H रो प्राइम G, ठीक है। H रो प्राइम G। रो प्राइम इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। रो प्राइम इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो अब मैं इधर से इसको इरेज कर देता हूं। तो अब V1 स्क्वायर आपके पास आ गया। V1 निकालना है तो क्या होगा? आप अंडर रूट कर दोगे, ओके। तो यहां से V1 आ गया आपका 2 इंटू P1 माइनस P2 और A2 स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा? A2। इसको मैं अंडर रूट से बाहर ले रहा हूं इसी वजह से, डिवाइड बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। लेट ये है इक्वेशन नंबर 5। तो ये V1 आ गया आपका। इसी तरह से सिमिलरली यूजिंग 4 in 1, पहले हमने 3 रखा था 1 में, अगर 4 को 1 में रख देंगे तो V2 आएगा आपके पास, ये होगा A1, A2 की जगह A1 और अंदर की टर्म सेम आएगी बिल्कुल, ट्वाइस P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अगर आप यही कैलकुलेशन 4 को 1 में रख के ऐसे ही करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास V2 के लिए, ओके। और आप P1 माइनस P2 की ये वैल्यू रख दो, तो ये इक्वेशन नंबर 6 है। तो यानी V1 हो जाएगा आपका A2 अंडर रूट
ट्वाइस ऑफ रो प्राइम जी एच, P1 माइनस P2 की वैल्यू रख दी मैंने, रो प्राइम जी एच डिवाइड बाय रो, ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब जो फ्लो कर रहा है उसमें, इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और V2 हो जाएगा A1 अंडर रूट ट्वाइस ऑफ रो प्राइम जी एच डिवाइड बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये वेलोसिटीज आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, वो क्या आता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। एरिया इंटू वेलोसिटी होता है लेंथ बाय टाइम, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, तो A इंटू वी होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वैसे ये फ्लूइड्स के लिए भी एप्लीकेबल है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसको मैं कैपिटल Q से लिखूंगा, तो ये होगा A1 V1 या फिर इक्वल टू A2 V2 बाय बर्नौलीज, बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है, और A इंटू V होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो क्या करोगे, या तो V1 को A1 से मल्टीप्लाई कर दो, या इस V2 की वैल्यू को A2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको A1 से करोगे तो A1 A2 इंटू अंडर रूट दिस टर्म, और इसको A2 से करोगे तो A2 A1, यानी अगेन A1 A2 अंडर रूट दिस टर्म, अंडर रूट की तरफ दोनों अंदर सेम है, तो ये हो जाएगा A1 A2 अंडर रूट ट्वाइस ऑफ रो प्राइम जी एच डिवाइड बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, दोनों डेंसिटीज अलग अलग हैं। रो प्राइम है वो आपकी डेंसिटी ऑफ मर्करी है, और रो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जो ट्यूब में फ्लो कर रहा है, जहां पर आपने पॉइंट ए और बी लिए थे, जहां पर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 लिए थे, तो वो वहां जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी ये रो है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक और एप्लीकेशन थी बर्नौलीज थ्योरम की। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ एफ्लक्स और टोरिसेलीज लॉ, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। तो उसके लिए भी मुझे फिर से बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा। तो ये फोर्थ एप्लीकेशन है, आई थिंक 3 हमने कर ली। पहले एरोप्लेन वाली की थी, दूसरा मैग्नेस इफेक्ट, मैग्नेस इफेक्ट के बाद तीसरा वेंचुरीमीटर। तो ये फोर्थ है स्पीड ऑफ एफ्लक्स, और इससे हम टोरिसेलीज लॉ भी कहते हैं, TORRIE, टोरिसेलीज लॉ। ओके, तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक क्लोज्ड कंटेनर है। क्या है? क्लोज्ड कंटेनर। और इस कंटेनर में यहां पर एक होल है जहां से लिक्विड बाहर आ सकता है, और हम मान लेते हैं कि इस लेवल तक इसमें लिक्विड यहां तक फिल किया हुआ है। यहां खाली है, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, यहां से यहां तक।
हम यहां मान लेते हैं लिक्विड के ऊपर, यहां जहां खाली जगह, यहां प्रेशर P है, उसको हमने P2 मान लिया। और यहां बाहर क्या होगा, बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो यहां प्रेशर P1 है वो PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा, मान लीजिए V1 स्पीड के साथ वो बाहर आएगा। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हम मान लेते हैं h2 है, ये हाइट h2 है। और ये यहां तक जो हाइट है ये h1 है, यहां से यहां तक। तो ये जो ऊपर बच गई, ये जो हाइट है, ये यहां से यहां तक, इसको मैं h मान लेता हूं, इसको मैंने मान लिया h। ओके, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस, यहां जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैंने A1 लिख दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर ऊपर। और इसका भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इसको मैंने यहां P2 लिखा था तो मैं इसको A2 लिख देता हूं, सॉरी। और यहां V1 लिखा है तो इसको A1। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और ये जो पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A2 है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि यहां लिक्विड किस स्पीड से बाहर आएगा, किस स्पीड से बाहर आएगा। और इसमें जो लिक्विड है अंदर, उसकी हम डेंसिटी मान लेते हैं रो है। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड है इस कंटेनर में, इसकी डेंसिटी रो है। तो रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, और यहां जो एयर की वजह से प्रेशर है वो P2 है। लिक्विड, ये कंटेनर अभी हमने क्लोज्ड लिया है। ओके, तो बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देखिए जब यहां से लिक्विड बाहर जाएगा तो यहां से भी लिक्विड का लेवल नीचे जाना चाहिए धीरे धीरे। तो मान लीजिए यहां से लिक्विड का लेवल V2 से जाएगा और इधर V1 से जा रहा है। यहां क्या है, वेलोसिटी V2 है। ओके, ये V2 यहां से क्योंकि जब यहां से लिक्विड बाहर जाएगा क्या होगा, नीचे जाएगा लेवल। तो मान लीजिए वो V2 स्पीड से नीचे जाएगा, V2 स्पीड से नीचे जाएगा। तो बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2। बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यहां से V2 आ गया आपका A1 बाय A2 इंटू V1। लेट ये इक्वेशन 1 है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये होल है जो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, ये छोटा सा होल है। और ये जो टैंक है जिसमें ये लिक्विड आपने भरा हुआ है, ये बहुत बड़ा टैंक है। तो जो A2 होगा, यानी ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो अगर ये A2 बहुत बड़ा होगा तो ये जिस स्पीड से नीचे जा रहा होगा लेवल, वो नोटिशिएबल होगा ही नहीं, बहुत इतना स्लो जाएगा कि V2 ऑलमोस्ट जीरो होगा आपका, धीरे धीरे जाएगा। जैसे मान लो आपका एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और उसमें एक छोटा सा आप होल कर दो, तो स्विमिंग पूल खाली होते हुए आपको पता नहीं चलेगा, इतना धीरे धीरे स्विमिंग पूल का लेवल नीचे जाएगा। मे बी वो 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर सिर्फ नीचे जा रहा है। तो वो जो V2 होगा वो यानी एक तरह से ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो इफ A2 is very large as compared to A1, then V2 is approximately 0. V2 is approximately 0. अब हम यहां पर और यहां पर बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। बाय बर्नौलीज थ्योरम, यहां पर P2 बाय रो प्लस 1/2 V1 स्क्वेयर प्लस GH2 प्लस
सॉरी 1/2 V2 स्क्वायर प्लस GH2 इज इक्वल टू P1 बाय रो प्लस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH1। अब V2 तो आपका रो है, सॉरी V2 तो आपका 0 है, P2 की वैल्यू P है, तो ये हो गया P बाय रो प्लस 0 प्लस GH2, P बाय रो प्लस ये हो जाएगा P1 क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA डिवाइड बाय रो प्लस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH1। तो यहां से आपका ये मैं दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा रो GH2, ये हो जाएगा PA यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, ये आ जाएगा। तो ये टर्म एक तरफ रख लो वेलोसिटी वाली, क्योंकि हमने वेलोसिटी निकालनी है, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ कर दो। तो ये आ जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो GH2 माइनस H1, क्योंकि ये टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी, रो जी दोनों में कॉमन आ गया, तो H2 और ये H1 प्लस का इधर माइनस हो गया, और क्या बच गया प्लस P, और ये PA भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस PA। ओके, तो यहां से आपका V1 आ गया 2GH, बिकॉज आपका जो H2 माइनस H1 है, ये H2 है, ये H1 है, तो H2 माइनस H1 क्या होगा, H के इक्वल होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका H2 माइनस H1 है वो H के इक्वल है, तो रो जी H हो गया ये तो, और ये हो गया P माइनस P एटमॉस्फेरिक, P माइनस P एटमॉस्फेरिक, तो ये आपका 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1 की जगह H प्लस P माइनस P एटमॉस्फेरिक, P माइनस P एटमॉस्फेरिक। तो यहां से V1 स्क्वायर आ गया आपका, ये 2 ऊपर चला जाएगा, रो जी H और ये डिवाइड बाय रो प्लस P माइनस PA, ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय रो, तो ये रो से रो कैंसल, तो V1 क्या आ जाएगा 2GH प्लस ट्वाइस ऑफ P माइनस PA डिवाइड बाय रो, और सारे का अंडर रूट। तो ये आपकी आ गई डेंसिटी, सॉरी स्पीड ऑफ लिक्विड जो इस होल से बाहर आएगा। अब अगर ये टैंक ऊपर से खुला होता, क्लोज नहीं होता, अभी हमने क्लोज लिया था तो प्रेशर P ले ली थी कोई वैल्यू, अगर ये ओपन होता तो क्या होता, यहां P की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, क्यों, क्योंकि अगर ये खुला होता तो इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर होता। इफ ये एक रिजल्ट है आपका, इसको बॉक्स में लिख देते हैं, इफ टैंक इज ओपन, तो ये जो P होता है इसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती, क्योंकि इसके ऊपर फिर सिर्फ एटमॉस्फेयर होता, तो P इक्वल टू PA, तो ये टर्म क्या हो जाएगी फिर P माइनस PA 0 हो जाएगी, तो V1 हो जाएगा आपका 2GH प्लस P माइनस PA फिर 0 हो जाता, तो ये हो जाता अंडर रूट 2GH। तो अगर ये टैंक ओपन होता तो इस होल से इस स्पीड के साथ लिक्विड बाहर आता। सेकंड केस, इसको फर्स्ट केस लिख दो, सेकंड केस क्या हो सकता था, इफ P माइनस PA इज वेरी लार्ज, अगर ये बहुत ज्यादा होता तो ये जो हाइट की वजह से जो प्रेशर बन रहा था ना, अलग से H रो G बनता जो भी, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता फिर एज कंपेयर टू दिस वैल्यू।
तो फिर जो स्पीड होती मेनली इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती। ओके, तो इफ P माइनस पी ए इज वेरी लार्ज 2GH मे बी निग्लेक्टेड। तो ये जो टर्म है इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ लाइक मान लीजिए कि ये तो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो और इसकी वजह से सिर्फ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, तो आप फिर इसका जो इफेक्ट होगा उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपकी जो V1 की वैल्यू होती वो क्या होती, इसको निग्लेक्ट कर दो तो 2P माइनस पी ए डिवाइड बाय रो। तो ये स्पीड होती लिक्विड की इस होल से। ओके, तो इस केस में जो स्पीड है दैट इज मेनली डिटरमाइंड बाय प्रेशर ऑफ द कंटेनर। अब आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स मोस्टली अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ये ओपन वाले केस पर ज़्यादा आता है इस चैप्टर में से। स्कूल के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, एंट्रेंस में यूजली थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन बर्नौलीज थ्योरम और इसकी एप्लीकेशंस आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये थी हमारी फोर्थ एप्लीकेशन, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। Blood flow and heart attack. Number 5, blood flow and heart attack. तो ये कैसे होता है स्टूडेंट्स? जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज यानी बॉडी के अंदर वो एक तरह से फ्लो पाइप्स हैं जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। तो जब उन ब्लड फ्लो करने वाली पाइप्स में कुछ ब्लॉकेज हो जाती है, कुछ फैट वगैरह जम जाता है, तो वो पार्शियली ब्लॉक हो जाती हैं। पार्शियली ब्लॉक होने की वजह से, जैसे इतनी चौड़ी आपकी पाइप है, इसमें इस तरह से ये फैट जम गया, तो सिर्फ इतनी जगह मिल रही है ब्लड को फ्लो करने के लिए। तो उससे क्या होगा, इसमें से ब्लड पास करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जब यहाँ से ब्लड पास करेगा बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, हमने पढ़ा था भाई, अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो P2 इज लेस देन P1 है, प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर अगर इस पाइप के अंदर कम हो जाएगा, आर्टरी के अंदर कम होगा, बाहर आर्टरी के प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ये आर्टरी इस तरह से कोलैप्स कर जाएगी, पिचक जाएगी इस तरह से, और फिर और ज़्यादा ब्लॉकेज होगी, और जिसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं। तो इस तरह से बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्लेन करती है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा लिखते हैं। द आर्टरी मे गेट ब्लॉक्ड, द आर्टरी मे गेट ब्लॉक्ड, पार्शियली ब्लॉकेज होती है इस शुरू में, ओके, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेक, PLAQUE, प्लेक on its inner walls, on its inner walls. So to drive blood through this partially blocked artery, more work is done by heart to pass blood through this, या फिर हम इसको constricted भी कहते हैं, constricted to pass blood through this constricted artery
more work is done by heart. अब हार्ट अगर ज़्यादा वर्क करेगा तो क्या होगा? स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड will increase. This will increase speed of flow of blood and will decrease, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा. will decrease pressure inside the artery. सो प्रेशर आउटसाइड ज़्यादा होगा, अंदर कम होगा, तो इस वजह से आर्टरी में कोलैप्स. सो देयर विल बी हाई प्रेशर आउटसाइड, and low pressure inside the artery, which may cause collapse of artery. This leads, और इसकी वजह से क्या होता है फिर? हार्ट अटैक. This leads to the problem of heart attack. तो जब थोड़ा सा भी ब्लॉकेज होता है किसी आर्टरी में तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है. हार्ट ज़्यादा वर्क करता है तो स्पीड, वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से स्पीड बढ़ जाती है. स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, तो आर्टरी के अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर ज़्यादा होगा, तो आर्टरी कोलैप्स कर जाएगी, जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है. तो स्टूडेंट्स, ये थी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलिज थ्योरम. अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, तो मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है. क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर with a speed of 2 meter per second at pressure 4 × 10⁴ Pascal. If area of cross section is reduced to 10⁻² meter square, what will be velocity and pressure? Density of water दिया है 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. तो इनिशियली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर. स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और प्रेशर दिया हुआ है 4 × 10⁴ पास्कल. पास्कल को PA से लिखते हैं. बाद में ये कहता है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस कर दें, 10⁻² मीटर स्क्वायर कर दें, तो वेलोसिटी क्या होगी, प्रेशर क्या होगा. ओके, तो हमें क्या करना है? पहले तो वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करते हैं. बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 = A2 V2, तो यहाँ से V2 आ गया आपका A1/A2 × V1. A1 है 2 × 10⁻², A2 है 10⁻² × V1 है 2. तो 10⁻² कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 2 × 2 4 मीटर पर सेकेंड. ये V2 आ गया. फिर उसके बाद प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर के लिए इक्वेशन बर्नौलिज थ्योरम क्या है? P1/ρ + GH + 1/2 V1 स्क्वायर = P2/ρ + GH + 1/2
V2²। मैंने दोनों तरफ h सेम क्यों लिया है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो कोई भी दो पॉइंट लोगे किसी पॉइंट से, ये हाइट h सेम आएगी, तो ये इसलिए मैंने h सेम लिया है और ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा P2/ρ माइनस P1/ρ इक्वल टू 1/2 V1² माइनस 1/2 V2²। तो ये आ जाएगा P2 माइनस P1 इज 1/2 ρ V1² माइनस V2²। इधर 1/2 कॉमन ले लिया, ये रो डिनोमिनेटर में जो आता है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बचेगा P2 माइनस P1। तो मैं अब ये वैल्यूज रख देता हूं। P2 माइनस P1 की वैल्यू ये है 4 × 10⁴ इज इक्वल टू 1/2 × 10⁻³ इंटू V1। V1 की वैल्यू 2 है और V2 की वैल्यू 4 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो P2 इज, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 × 10⁴ प्लस, इधर आके माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ओके, प्लस ये 1/2 × 10⁻³ और ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो 4 माइनस 16 क्या होता है 12 माइनस का, ओके, और डिवाइड बाय 2 तो -12/2 -6। तो ये P2 आ गया आपका 4 × 10⁴ माइनस 6 × 10⁻³। तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 × 10⁴ माइनस 0.6 × 10⁴। तो ये हो गया 4 माइनस 0.6 × 10⁴। तो 3.4 × 10⁴ पास्कल, ये आ जाएगी P2 की वैल्यू। तो इस तरह से आपका V2 आ गया और P2 भी आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। इस तरह के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए वो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए।